हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दिल्ली से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर असम तक, असम से लेकर हिमाचल तक, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक, उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक, और राजस्थान से लेकर हरियाणा तक, और हरियाणा से लेकर गुजरात तक। हर जगह एक ही एजेंडा नजर आ रहा है। रातों रात अचानक से ही देश भर में जितने भी मुस्लिम डॉक्टर हैं वे सब के सब आतंकवादी बन गए हैं। मेडिकल फील्ड में आखिर कौन सा कुरान और शरीयत की तालीम दी जाती है, पर तमाम के तमाम उर्दू अरबी नाम वाले डॉक्टरों को आतंकी बताने की होड़ लग गई है। इससे दो तरह का फायदा हो सकता है। एक तो मेडिकल फील्ड में उर्दू अरबी नाम वाले बच्चों को जानबूझकर दाखिला नहीं दिया जाएगा, और अगर वो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। इससे उन बच्चों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी जो पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। पहले तो यही इल्जाम लगाया जाता था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते। अब जब पढ़ाई करने लगे तो उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बनने लगे, आगे बढ़ने लगे। तब इनको एक एजेंडे के तहत आतंकी बताया जा रहा है। आपको याद होगा, कुछ साल पहले ही नोएडा फिल्म सिटी से चलने वाला एक कट्टरपंथी न्यूज चैनल ने मुस्लिम बच्चों के बारे में खबर प्लांट किया और कहने लगा कि मुस्लिम यूपीएससी में बड़ी तादाद में सिलेक्ट हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मुसलमान आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं और ये उनका एक जिहाद है। बंदर की शक्ल वाले एक जमूरे ने पत्रकारिता की आड़ में सिविल सर्विस में झंडे गाड़ने वाले मुसलमानों की कामयाबी को यूपीएससी जिहाद का नाम दिया और पूरा का पूरा एक कैंपेन चलाना शुरू कर दिया कि आतंकियों की फंडिंग से मुसलमान यूपीएससी जिहाद कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डीएम, कलेक्टर, सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और बड़े बड़े ओहदों पर मुसलमान कब्जा कर सके। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चलाकर उसका जहरीला गुब्बार फोड़ दिया, वरना यूपीएससी जिहाद आज भी याद किया जा रहा होता। वैसे ही जिहाद अब मेडिकल फील्ड में बताने की कोशिश हो रही है कि देखो देखो, अब ये मेडिकल में जिहाद फैलाना चाहते हैं और उर्दू अरबी नाम वाले तमाम डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार करना चाहते हैं, उनको मौत के घाट उतारना चाहते हैं। कल तक मुसलमान जहालत के लिए बदनाम था, अब जब मुसलमानों ने कलम थाम ली तो अब उनकी कलम को AK-47 के तौर पर पेश किया जा रहा है। जब मुसलमानों ने कुर्ता पजामा उतारकर सफेद कोट पहन लिया तो अब उनके कोट पर आतंकी का ठप्पा लगाया जा रहा है। इससे पहले कोविड के दौर में हम देख चुके हैं कि कैसे दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा पहनने वाले तबलीगी जमात के लोगों को निशाना बनाया गया। उस समय भी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर प्लांट की जिन्हें सुनकर कान पक गए। लेकिन पूरे देश में मीडिया के जरिए यही नैरेटिव फैलाया गया कि कोरोना फैलाने वाले यही दाढ़ी टोपी वाले लोग हैं, देश के हिंदुओं को मारना चाहते हैं। जो मीडिया अल्पसंख्यकों के खिलाफ खुलेआम नफरत चलाने वालों को ना दिखा सकी, धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के कत्लेआम और जेनोसाइड के लिए हिंदुओं को हथियार उठाने की अपील करने वाले उन फर्जी बाबाओं, संत महंतों और मठाधीशों के बारे में एक शब्द न बोल सकी। वही मीडिया अब बता रही है कि डॉक्टरों का पूरा एक नेटवर्क चल रहा है जो हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार करना चाहते हैं। दिल्ली धमाके के बाद अब कई रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेस में वर्दी वाले घूम घूम कर तलाशी ले रहे हैं, दाढ़ी टोपी वालों की पहचान के आधार पर तलाशी ले रहे हैं, उनके सामान की जांच कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर निष्पक्षता पर सवाल उठे। बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर तलाशी चल रही है, ट्रेन में तलाशी लेने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पर याद रखिए, अगर कोई भी शख्स बम लेकर जा रहा है तो वो दाढ़ी टोपी में ही सफर क्यों करेगा? वो भगवा वस्त्र भी धारण कर सकता है, वो कोई दूसरा लिबास भी पहन सकता है। दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा में क्या कोई संदिग्ध सामान लेकर जाएगा या बम लेकर जाएगा? लेकिन कैमरे पर फिल्माने के लिए इतना जरूरी है ताकि इस्लामोफोबिक एजेंडे को फैलाया जा सके। एक भी वर्दे वाले की हिम्मत नहीं होती कि वो हाथ लगाकर किसी लावारिस सामान को खोल कर देख सके। शक होने पर तुरंत बम स्क्वाड को बुलाकर जांच कराएंगे। हाथ से छूकर कौन से बम की जांच की जा रही है? सोशल मीडिया पर बाड़मेर की तस्वीर को शेयर किया जा रहा है और समझाने की कोशिश हो रही है कि लोगों की चूड़ी टाइट हो चुकी है। पुलिस ने उनकी चूड़ी टाइट कर दी है। भाजपा ने बहुत कायदे से चूड़ी टाइट कर रखी है। पर यकीन मानिए, इस तस्वीर में नजर आने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, अगर उन्हें जरा सा भी शक हो जाए कि बैग में बम हो सकता है तो खुद ही सबको छोड़ छाड़ कर भाग जाएंगे। उन्हें मालूम है कि बैग में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा वाले शख्स को उसकी पहचान के आधार पर जांच करने से दो फायदे होंगे। एक तो सोशल मीडिया में हिंदूवादी संगठनों और आरएसएस से तारीफें मिलने लगेंगी, वहीं दूसरी तरफ इस एजेंडे को भी बहुत आसानी से हवा दे दी जाएगी। मुस्लिमों को किस तरह ट्रीट किया जाता है,
अब इस पर भी गौर कर लीजिए कि जो लोग आतंकवाद के इल्जाम में पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, या जिनके माथे पर आतंकवादी का ठप्पा लगाया जा रहा है, उनको अपना ये ठप्पा हटाने में ही कम से कम 20 से 25 साल लग जाएंगे। और जब 20 से 25 साल लग जाएंगे तब तक उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि इतिहास में ऐसा ही होता चला आ रहा है। कोई बेगुनाह है तो उसे सिद्ध करने में कई बरस लग जाते हैं। तब यह सवाल उठता है कि जो शख्स ने लाखों रुपए खर्च कर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, वो कौन सी नौकरी करने लायक रह गया? जब उसकी पूरी जिंदगी ही जेल में गुजर गई, तब वो क्या कर सकता है? एक तरह की जिद नजर आती है कि हम तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देंगे, जाओ तुम हमें गलत साबित करो। और सिस्टम को गलत साबित करने में 20 से 25 साल गुजर जाएंगे। और जब बेगुनाह होकर कोई शख्स जेल से बाहर आता है तो ना तो समाज में उसकी कोई इज्जत होती है और ना ही वो 4 पैसे कमाने लायक रह पाता है। उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो चुका होता है। घर वाले दर दर की ठोकर खाते हैं, बच्चे सड़क पर भीख मांगते नजर आते हैं। ना तो उसकी आने वाली नस्लें पढ़ाई लिखाई कर पाती हैं और ना ही उसके बीवी बच्चे किसी भी लायक रह जाते हैं। क्या जेल से बेगुनाह बचकर आने वाले लोगों को अदालत मुआवजा देती है? जेल में सजा काटकर एक बेगुनाह शख्स जिस तरह की जिल्लत झेलता है, क्या उसके बदले में सरकार उसे मोटी रकम देकर उसका मान सम्मान और इज्जत वापस कर सकती है? क्या उन वर्दी वालों को गिरफ्तार किया जाता है जिन्होंने बेगुनाह को फंसाकर उसकी जिंदगी खराब की थी? क्या उस जांच एजेंसियों और उनके अफसरों के खिलाफ कोई अदालत कार्रवाई होती है जिन्होंने बेकसूर को फंसाकर बरसों बरस तक जेल में रखा? क्या वर्दी वालों का ये कोई धर्म युद्ध है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती? क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है जो किसी भी आम नागरिक की जिंदगी खराब कर देते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कुछ भी नहीं। एक पत्रकार के तौर पर हम उन चीजों को देखते हैं जो सबको नजर नहीं आती या जिनकी तरफ किसी और का ध्यान नहीं जाता। अगर मीडिया ही सरकारी भाषा बोलने लगेगी तो फिर इसे सरकारी मीडिया क्यों ना कहा जाए? भोंपू बजाने को पत्रकारिता नहीं कहा जाता है, सत्ता की चाटुकारिता करने वाले को भांड कहा जाता है। मीडिया वैसी होनी चाहिए जो सत्ता, सिस्टम और सरकार पर सवाल उठाए, उनकी पॉलिसी, उनके जायज नाजायज हर काम पर नजर रखे और उनके बड़े बड़े दावों की पड़ताल करे। आज सवाल उठाने वालों को आतंकवाद का समर्थक बताया जा रहा है। मीडिया में फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं। आखिर ये कौन से आतंकवाद का हिस्सा है? हम उम्मीद करते हैं हमारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आपको हिंदू मुस्लिम एजेंडे से बाहर निकलकर एक पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता और समझदार नागरिक की जिम्मेदारियों को अदा करना होगा। इनके एजेंडे से बचना होगा और अपने पास किसी भी सांप्रदायिक माहौल को खड़े होने से रोकना होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।